नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी की आचार्य प्रिया सिंह। आज मैं आपको भारतीय खोज का पाठ 2 तलाश का शेष भाग पढ़ा रही हूँ, कक्षा अष्टम। ठीक है बच्चे, देखिए मैंने आपको क्या पढ़ाया था पहले बेटा। मैंने आपको पढ़ाया था बेटा तलाश के बारे में। तलाश, नेहरू जी ने तलाश में क्या लिखा है, क्या बताया है। ठीक है बेटा, नेहरू जी ने तलाश में क्या लिखा है, क्या 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 बताया इसमें, मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने क्या बताया है कि तलाश में उन्होंने क्या वर्णन किया है। उन्होंने क्या वर्णन किया है तलाश पाठ में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत के बारे में अपने विचार व्यक्त करे हैं। वे प्राचीन भारत की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं। वे ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वास्तव में भारत ने अपनी शक्ति को खो दिया है। वे इस बात पर विचार करते हैं कि आधुनिक विश्व में भारत का क्या स्थान है। वे बताते हैं कि भारतीय सभ्यता 5-6 हजार वर्ष पुरानी है। इसको सांस्कृतिक आधार पर इतना मजबूत है, इतने वर्ष में हिलाया नहीं। उन्होंने पुराने स्मारकों को देखा और हजारों वर्ष पुराने पर्वों को देखा जो भारत की महानता का प्रतीक है। लेकिन भारत तकनीकी विकास में अन्य देशों से पीछे रह गया। भारत में आबादी और गरीबी बढ़ गई। वे भारत की चर्चा करते समय लोगों को बताते हैं कि इसका नाम भारत के नाम पर आधारित है। वे लोगों से पूछते थे कि उनके लिए भारत माता की जय का क्या आशा है। उन्हें भारत के पहाड़, खेत, जंगल, नदी आदि जनता से सबसे प्रेम है। आधुनिक विश्व में भारत का क्या स्थान है। वे बताते हैं कि भारतीय सभ्यता 5-6 हजार वर्ष पुरानी है। उसका सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत है कि इतने वर्ष में हिला ही नहीं है। उन्होंने पुराने स्मारकों में हजारों वर्ष पर्वों को देखा है। वे कहते हैं कि भारत में सिर्फ विविधता पर साथ में एकता भी है। अगर विविधता है, अन्य अलग कल्चर है, पर लेकिन लोगों में एकता है। ठीक है बेटा, भारत की शक्ति और सीमा। भग्नावशेषों और पुरानी मूर्तियों, भित्ति चित्रों को देखा है। अजंता, एलोरा गुफा, एलिफेंटा गुफा और अन्य स्थानों को देखा। मैंने आगरा, दिल्ली में कुछ बाद अपनी खूबसूरती इमारतों को भी देखा, जहाँ प्रत्येक पत्थर भारत की अतीत की कहानी कह रहा है। जब प्रत्येक पत्थर भारत की अतीत कहानी भवनावेश में था, तो पुरानी चीजों, महलों का बचा कुचा भाग, पुरखे मतलब पूर्वज, पर्व मतलब त्योहार। ठीक है बेटा, मैं अपने शहर इलाहाबाद में, देखो बेटा पूरे पैराग्राफ को मैं बताती हूँ। इसका मतलब वो कह रहा है कि मैं अपने शहर इलाहाबाद में ये हरिद्वार मान स्नान पर कुंभ के मेले में जाता हूँ और देखता हूँ कि वहाँ सैकड़ों हजारों लोग तादाद में लोग होते हैं मेले में। हजार लोग पूरे गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं। भारत के सभी कोनों से लोग आते हैं। मुझे 1300 साल पहले चीनी यात्रियों और कुछ दूसरे लोगों द्वारा लिखे इन पर्वों के वर्णन की याद आ जाती है, जो कि उस समय में मेले पुराने पड़ चुके थे और अनजाने प्राचीन काल में गुम हो गए। मुझे हैरत होती है कि वो कौन सी प्रबल आस्था थी जो हमारे लोगों को अनगिनत पीढ़ियों से भारत की प्रसिद्ध नदी की ओर खींचती रही। मेरा देखो, मैं पूरे पैराग्राफ में आपको बताती हूँ इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि मैंने अपने इधर उधर से याद उन्हें पता चला कि भारत में अतीत वे बात विद्यमान है कि जो वर्तमान में शिक्षा देती प्रतीत होती है। मैं पूरे पैरा इसके बारे में समझाती हूँ। उन्हें यह ज्ञात हो गया कि उनके पूर्वजों की भूमि में लोग हंसते, रोते, जीते जागते, प्यार करते थे तो पीड़ा भोगते आबाद हो गए। उन्हें जिंदगी जानकर वो समझ थी। वह जब भी कहीं जाते तो स्थान से संबंधित चित्र उनकी आंखों में घूम जाता था। बनारस के पास सारनाथ में महात्मा बुद्ध द्वारा किया गया उपदेश, उन्हें ऐसा लगता था जैसे बुद्ध अपना पहला उपदेश अभी दे रहे हैं। 2500 साल अधिक समय बीतने पर उन्हें प्रतिध्वनि सुनाई देती थी। अशोक के अशोक के पाषाण स्तंभों के शिलालेखों पर ऐसा आदमी कहानी थी जो सम्राट होकर भी अन्य सम्राट तथा राजा से अलग था। इसी तरह फतेहपुर सीकरी में सम्राट अकबर अपना साम्राज्य भूलकर सभी धर्मों से समानता को विद्यमान तथा मतलबियों के माध्यम से ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है बेटा, अब पढ़ते हैं भारत की शक्ति और सीमा। नेहरू जी, देखो मैं इसके बारे में बताती हूँ इसमें पैराग्राफ में क्या कहा है नेहरू जी ने। नेहरू जी का मानना है, क्योंकि बेटा तो समय बहुत लग जाएगा रीड करके मैं तुम्हें समझाऊंगी। मैं बता रही हूँ कि भारत की शक्ति सीमा, इसमें जितना कंटेंट है मैं उसके बारे में समझा रही हूँ क्या कहा है नेहरू जी ने। ठीक है, आप समझने की कोशिश करना। नेहरू जी का मानना है कि भारत की शक्ति के स्रोतों, उसके पतन और नाश के कारणों को खोजा जाए तो पता चलता है कि ये प्रक्रिया उलझी हुई है।
इस पतन का परिणाम ये हुआ कि प्रत्येक क्षेत्र में रहने वाला भारत पिछड़ता गया और पिछड़ा रहने वाले यूरोप आगे निकल गए। उनकी तकनीकी विकसित होती गई। इसके पीछे थी विज्ञान की चेतना, साहसी शक्ति, दृढ़ मानसिकता। इससे यूरोपीय देशों की सैन्य शक्ति भी बढ़ी। फलस्वरूप उन्होंने पूर्व की दिशा में कदम बढ़ाए। भारत सहित सारे एशिया की यही कहानी थी। ऐसा क्यों हुआ, इसे सुलझना सरल नहीं है। वास्तव में भारत में पुराने समय मानसिक सजगता और तकनीकी कौशल की कमी न थी, पर बाद की सदी में इसमें गिरावट आती गई। यहाँ जीवन की लालसा और उद्यम में कमी आती है, रचनात्मक प्रवृत्ति में कमी तथा अनुकरण की प्रवृत्ति बढ़ती गई। ठीक है बेटा। एक और जब प्रकृति ब्राह्मण के रहस्य खोलने की संतोषहीन होती जाती, वहीं साथ ही सृजनात्मक में वृद्धि हुई। कला में भव्य कला मूर्ति कला पर पाश्चात्य प्रभाव पड़ा। जटिल पच्ची कार्य नक्काशी में बदलने लगे। भाषा भी इस बदलाव से ना बच सकी। सरल सजीव और समृद्ध भाषा की जगह अलंकृत और जटिल शास्त्रीय शैली युक्त भाषा ने ले ली। किसने ले ली? अलंकृत ने उद्यम मतलब होता है परिश्रमी। आवास मतलब अनुमान। क्या होता है? अनुमान। अलंकृत मतलब सजी हुई। भाष्य का मतलब भाषा पर अधिकार रखने वाला। नक्काशी मतलब हाथ से बनाई गई महीन कारीगरी। ठीक है बेटा। जिसमें महासागरों को पार करने प्रवृत्ति को बल मिला। ज्ञान जागृत जगह अंधी मूर्ति पूजा प्रचलन बढ़ा। अंधविश्वास वाला लोगों मानसिक जड़ता और शारीरिक थकावट के कारण भारत का विनाश होने लगा। भारत गतिहीनता और जड़ता की ओर बढ़ गया, जबकि अन्य प्रगति की ओर बचे। वो पीछे का चलता चला गया और लोग आगे, देश आगे की ओर बढ़ते चले गए। प्रोग्रेस होती रही। नेहरू जी का मानना था कि स्थिति को पूरा और सही सर्वेक्षण नहीं किया है। सर्वेक्षण मतलब जांच पड़ताल। ये जड़ता और गतिहीनता का अगर लंबा समय होता रहा तो इसका संबंध अतीत वर्तमान में टूट जाता है। इसी लालसा देश की गति मिली, पुराने विचारों को सहेज कर रखने ने जो प्राणिक शक्ति मिली। ठीक है बेटा। आगे आपकी भारत की तलाश। भारत की तलाश में नेहरू जी ने बताया, नेहरू जी की सोच ये थी कि भारत का अतीत जानने के लिए पुस्तक अध्ययन, प्राचीन स्मारकों तथा भवनों का दर्शन, सांस्कृतिक उपलब्धि का अध्ययन तथा भारत के विभिन्न भागों की पद यात्राएं प्राप्त होती रहेगी। क्या बोला उन्होंने? पद यात्राएं प्राप्त होती रहेगी। ठीक है। पर इनमें से कुछ इन्हें संतोष न हासिल हो सका, जिससे कि उन्हें तलाश थी सब्र। सब्र हाँ, उनमें भारत की समझ जरूर पैदा हुई। नेहरू जी ने देखा कि समय का भारत मध्यमता, भयंकर गरीबी एवं दुर्गति और मध्य वर्ग की कुछ कुछ सती अद्वितीयता का विचित्र मिश्रण है। ये सब कुछ पहचान करने वाला था। नेहरू जी वर्ग के प्रशंसक न होकर भी अंग्रेजों से संघर्ष के लिए मध्य वर्ग की ओर देखते थे। मध्य वर्ग समय बुरे हालात से गुजर रहा था। वह तरक्की एवं विकास करना चाहता था, पर ऐसा न कर पाने के कारण वह अंग्रेजों के प्रति आक्रोशित हो रहा था। हाँ, ये वर्ग उस ढांचे के खिलाफ नहीं पनपा था। वे अंग्रेजों की नई नीतियों को सही मानते थे। ये अंग्रेजों को देश से बाहर करके स्वयं शासन चलाना चाहते थे। असल में मध्य वर्ग इसी ढांचे की पैदाइश था, जो ढांचे को खाड़ फेंकने में स्वयं को सक्षम नहीं समझता था। इसी बीच ताकतों के उदय ने बुद्ध जगह उन गांवों की याद दिलाई जिनका अस्तित्व में भूल चुके थे। जिनका बुद्धिजीवी मतलब नई विचारधारा को मानने वाले लोग। सामर्थ्य मतलब होता है सत्ता शक्ति। स्मारक मतलब महत्वपूर्ण लोगों की याद में बनाए गए भवन। ठीक है बेटा। उखाड़ फेंकना मतलब भगा भगा देना। क्या था? भगा देना। भारत के गांवों को ऐसी तस्वीर बुद्धिजीवियों के सामने आई जिनके वास्तविक अस्तित्व को वो पूरी तरह शुरू किया। इसमें से कुछ समाज और द्वंद दोनों ही पैदा हुआ। यह उनके लिए सही अर्थों में नई यात्रा थी। उन्हें लगातार अपने लोग की असफलता और कमजोरी को दर्द युक्त एहसास था। ठीक है बेटा। अगला आपका। ठीक है बेटा। इसमें देखो और था, नेहरू जी ने भारत के लोगों को अपनी सारी विविधता के साथ वास्तविक अस्तित्व है। उनकी विशाल संख्या होने के बावजूद भी उन्होंने उनसे बहुत अधिक आशा नहीं रखी, इसलिए वे निराश भी नहीं हुए। उन्होंने देखा कि भारतीय संस्कृति के कारण में एक प्रकार की दृढ़ता और अत्य शक्ति है। वे लगभग 200 वर्ष तक अंग्रेजों का अत्याचार झेल रहे। बहुत कुछ तो इस कारण समाप्त हुआ, पर उन्हें बहुत कुछ सार्थक बचा रहा।
जो प्राचीन भारतीय संस्कृति परंपरा का अंश बना हुआ है। और में कुछ निरर्थक और अनिष्टकर तत्व थे। नृत्य मतलब जो जिनका कोई अर्थ नहीं होता, जिनका कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है बच्चे, आपको मैंने तय पढ़ाया, शेष भाग में आपको कल पढ़ाऊंगी। इससे कठिन शब्द देखिए, कबीला मतलब कि कुल, रमणीय सुंदर, दोहरा यात्रा, अभिलिखित लिखित सबूत, शाश्वत निरंतर, हौसलामंद हिम्मत बढ़ाने वाली, भाष्यकार भाषा का अधिकार रखने वाला, सर्वेक्षण जांच पड़ताल। आपका गृह कार्य है, भारतीय सभ्यता संपर्क कौन कौन आए, आपको लिखना है उत्तर, तो याद भी करना है। सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थान से संबंधित है, ये भी आपको याद करना है। ठीक है बेटा, शेष भाग हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।